नमस्कार, जोहार। मैं नेहा सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, उससे अपडेट होने का। उससे पहले अगर आप न्यूज झारखंड चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। तो चलिए जानते हैं आज की सुबह से लेकर शाम तक की बड़ी खबरों को। राज्यसभा की 24 सीटों पर चुनाव की घोषणा। झारखंड की 2 सीटों पर 18 जून को मतदान, 8 जून नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि। चुनाव आयोग ने देश के 10 राज्यों की 24 राज्यसभा सीटों पर चुनाव कार्यक्रम की घोषणा कर दी है, जिसके तहत आगामी 18 जून को मतदान कराया जाएगा। इस चुनावी प्रक्रिया की शुरुआत 1 जून को अधिसूचना जारी होने के साथ होगी। उम्मीदवारों के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि 8 जून तय की गई है, जबकि 9 जून को नामांकनों की जांच की जाएगी। इसके बाद प्रत्याशी 11 जून तक अपना नाम वापस ले सकेंगे और 18 जून को सुबह से शाम तक वोटिंग होने के बाद उसी दिन नतीजों का ऐलान भी कर दिया जाएगा। झारखंड की बात करें तो यहां की 2 राज्यसभा सीटों पर भी इसी कार्यक्रम के अनुसार 18 जून को ही वोट डाले जाएंगे। इस बार का राज्यसभा चुनाव देश के कई बड़े और दिग्गज नेताओं का कार्यकाल समाप्त होने के कारण काफी अहम माना जा रहा है, जिसमें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह और पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा जैसे नाम शामिल हैं। इन चुनावों के साथ ही महाराष्ट्र और तमिलनाडु की एक सीट पर उपचुनाव की तारीखों का भी ऐलान किया गया है। रोजमर्रा की वस्तुओं के दाम बढ़े, महंगाई से लोग परेशान। खाद्य सामग्री, साबुन सहित कई चीजें महंगी हुई, लोगों का बिगड़ा बजट। बढ़ती महंगाई ने आम जनता की कमर तोड़ दी है, जिससे लोगों का घरेलू बजट पूरी तरह से बिगड़ गया है। दैनिक उपयोग की वस्तुएं जैसे खाद्य सामग्री, साबुन, तेल और अन्य किराना सामानों के दामों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। इस वजह से मध्यम और निम्न वर्ग के परिवारों को अपनी दैनिक जरूरतों को पूरा करने के लिए अपनी जेबें और ढीली करनी पड़ रही है। आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में आया ये उछाल आम आदमी के मासिक खर्चे को सीधे प्रभावित कर रहा है। महंगाई के इस दौर में लोग अपनी प्राथमिकताओं को बदलने पर मजबूर हो गए हैं। कई परिवारों को अपनी बचत में कटौती करनी पड़ रही है, तो कहीं लोग गैर जरूरी खर्चों को बंद कर केवल बुनियादी सामानों पर ही ध्यान दे रहे हैं। बाजार में लगातार बढ़ते दामों के कारण आम जनता में भारी परेशानी और असंतोष का माहौल है, क्योंकि आमदनी सीमित रहने और खर्चों के लगातार बढ़ने से स्थिति और भी चुनौतीपूर्ण होती जा रही है। झारखंड में तंबाकू के खिलाफ 1 महीने का विशेष अभियान। झारखंड सरकार तंबाकू और निकोटिन की लत से बच्चों व युवाओं को बचाने के लिए 26 मई से 26 जून 2026 तक 1 महीने का विशेष जागरूकता और प्रवर्तन अभियान चलाएगी। विश्व स्वास्थ्य संगठन की इस वर्ष की थीम अनमास्क द अपील काउंटरिंग टोबैको एंड निकोटिन एडिक्शन पर आधारित यह अभियान 5 चरणों में आयोजित होगा। इसके तहत सार्वजनिक स्थानों पर पोस्टर, बैनर लगाने, नुक्कड़ नाटकों और माइनिंग के जरिए तंबाकू नियंत्रण कानूनों का प्रचार किया जाएगा। साथ ही 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर जागरूकता रैलियां निकाली जाएंगी। कर्मचारियों को तंबाकू न सेवन करने की शपथ दिलाई जाएगी और स्वास्थ्य केंद्रों पर विशेष जांच शिविर लगाने के साथ ही नेशनल तंबाकू क्विट लाइन नंबर 1800112356 का प्रचार किया जाएगा। अगले चरणों में जिला, प्रखंड और ग्रामीण स्तर पर विशेष बैठकें व कार्यशालाएं होंगी, जिसमें पंचायत प्रतिनिधियों को जोड़ा जाएगा और बीड़ी मजदूरों को वैकल्पिक रोजगार का प्रशिक्षण दिया जाएगा। 18 से 26 जून तक तंबाकू मुक्त शिक्षण संस्थान अभियान के तहत स्कूलों, कॉलेजों के 100 मीटर के दायरे में तंबाकू बिक्री रोकने के लिए पीली रेखा बनाई जाएगी और छात्र छात्राओं के लिए विशेष प्रतियोगिताएं होंगी। साथ ही 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर भी धूम्रपान छोड़ने का संदेश दिया जाएगा। पूरे महीने स्वास्थ्य, शिक्षा, परिवहन और खाद्य सुरक्षा जैसे विभाग मिलकर काम करेंगे और जिला स्तरीय टीमें सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करने व प्रतिबंधित तंबाकू उत्पाद बेचने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी व दंडात्मक कार्रवाई करेंगी। मीशू मंडल की गिरफ्तारी पर गरमाई राजनीति, परिजनों से मिले विधायक जयराम महतो। गिरिडीह के चर्चित सोशल मीडिया एक्टिविस्ट मीशू मंडल की गिरफ्तारी के बाद अब मामला राजनीतिक रंग लेने लगा है। शुक्रवार को डुमरी विधायक जयराम महतो ने मीशू मंडल के परिजनों से मुलाकात कर उनका हौसला बढ़ाया और पूरे मामले में खुलकर समर्थन जताया। इस दौरान उन्होंने परिवार को भरोसा दिलाया कि वे न्याय की लड़ाई में उनके साथ खड़े रहेंगे। मुलाकात के दौरान विधायक जयराम महतो ने कहा कि देश में युवाओं की आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि जो युवा सोशल मीडिया के माध्यम से सरकार की विफलताओं और जन समस्याओं को सामने ला रहे हैं, उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से जुड़ा मामला बताते हुए कहा कि किसी व्यक्ति को सिर्फ अपनी बात रखने या व्यवस्था की खामियों को उजागर करने के कारण गिरफ्तार करना गलत है। विधायक ने मीशू मंडल के परिजनों को आश्वस्त किया कि इस मामले में हर संभव कानूनी और सामाजिक सहयोग किया जाएगा। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में हर व्यक्ति को अपनी बात रखने का अधिकार है और किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। झारखंड के 4 जिलों में पारा 40 डिग्री के पार। आज 9 जिलों में आंधी बारिश का ऑरेंज अलर्ट। कई जिलों में 27 मई तक हो सकती है वर्षा।
झारखंड में गर्मी का असर लगातार बढ़ता जा रहा है। रांची में गुरुवार को दिन भर तीखी धूप और उमस भरी गर्मी से लोग बेहाल रहे। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों तक राज्य में गर्मी, उमस, आंधी और बारिश का मिला जुला असर जारी रहेगा। राज्य के 4 जिले पलामू, जमशेदपुर, बोकारो और चाईबासा में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है। सुबह से तेज धूप और उमस लोगों को परेशान कर रही है, जबकि कई इलाकों में दोपहर बाद आंधी, तेज हवा और हल्की बारिश का दौर भी देखने को मिल रहा है। वहीं मौसम विभाग के अनुसार आज पलामू, गढ़वा, चतरा, लातेहार, हजारीबाग, कोडरमा, लोहरदगा को छोड़कर शेष हिस्सों में कहीं कहीं पर गर्जन के साथ बारिश हो सकती है। हवा 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती है। वहीं देवघर, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़, साहिबगंज, बोकारो और धनबाद में कहीं कहीं पर गर्जन के साथ बारिश हो सकती है। इन जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। हवा 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने की संभावना है। वज्रपात का भी अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने राज्य के कई हिस्सों में 27 मई तक बारिश और तेज हवा चलने की संभावना व्यक्त की है। सरकारी स्कूल के स्मार्ट बोर्ड में चला अश्लील वीडियो, जांच के आदेश। देवघर जिले के सारवा प्रखंड स्थित आदर्श +2 विद्यालय में स्मार्ट क्लास के दौरान डिजिटल स्क्रीन पर आपत्तिजनक वीडियो चलने का मामला सामने आने के बाद शिक्षा व्यवस्था और स्कूल प्रशासन पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिससे अभिभावकों और स्थानीय लोगों में नाराजगी बढ़ गई है। स्कूल में आधुनिक शिक्षा के लिए लगाए गए डिजिटल संसाधनों के दुरुपयोग को लेकर चर्चा तेज हो गई है। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद जिला शिक्षा विभाग हरकत में आ गया। मामले को गंभीरता से लेते हुए स्कूल प्रबंधन को तत्काल शो कॉज नोटिस जारी किया गया है और पूरे मामले की जांच के आदेश दिए गए हैं। विभाग ये पता लगाने की कोशिश कर रहा है कि स्मार्ट क्लास की डिजिटल स्क्रीन पर आपत्तिजनक सामग्री कैसे चली और इसके लिए कौन जिम्मेदार है। इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए देवघर के जिला शिक्षा पदाधिकारी विनोद कुमार ने कहा कि विद्यालय अनुशासन से चलता है और यदि स्कूल प्रबंधन की लापरवाही सामने आती है तो संबंधित कर्मियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। बोकारो में 25 घरों में बिजली पानी की सप्लाई काटी गई। बिजली पानी के अवैध कनेक्शन पर कार्रवाई। विरोध के दौरान होमगार्ड का जवान घायल। बोकारो स्टील प्लांट के टाउन एंड एडमिनिस्ट्रेशन विभाग ने शुक्रवार को अवैध बिजली और पानी कनेक्शन के खिलाफ अभियान चलाया। ये कार्रवाई बोकारो निवास के पीछे स्थित बस्ती क्षेत्र में की गई। अभियान के दौरान स्थानीय लोगों के विरोध और झड़प में एक होमगार्ड जवान घायल हो गया, जिसे बोकारो जनरल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। विभागीय अधिकारियों के अनुसार इस बस्ती में पिछले लगभग 10 सालों से लोग अवैध रूप से बिजली और पानी का उपयोग कर रहे थे। कई बार चेतावनी और समझाने के बावजूद भी अवैध कनेक्शन हटाने को तैयार नहीं थे। लगभग 25 ऐसे घर चिन्हित किए गए थे जहां अवैध बिजली कनेक्शन के जरिए लाइट, पंखा समेत अन्य उपकरण चलाए जा रहे थे। इससे टाउनशिप क्षेत्र में बिजली पर अतिरिक्त लोड बढ़ रहा था। इसके अलावा कई घरों में पानी की अवैध पाइपलाइन भी बिछाई गई थी, जिससे जल आपूर्ति व्यवस्था प्रभावित हो रही थी। अभियान के दौरान बीएसएल के सुरक्षा कर्मी और होमगार्ड जवान भी संयुक्त टीम के साथ मौजूद थे। टीम ने बस्ती में पहुंचकर अवैध बिजली के तार काटे और पानी की पाइपलाइन हटाई। कार्रवाई के दौरान बड़ी संख्या में अवैध कनेक्शन तोड़े गए। इसी बीच बस्ती के कुछ लोगों ने कार्रवाई का विरोध शुरू कर दिया, जिसके कारण होमगार्ड जवानों और स्थानीय लोगों के बीच कहासुनी हुई। कहासुनी जल्द ही धक्का मुक्की और हाथापाई में बदल गई, जिसमें एक होमगार्ड जवान घायल हो गया। घायल जवान को तत्काल बोकारो जनरल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज जारी है। गढ़वा में भीषण गर्मी के बीच ट्रक और ट्रांसफार्मर में लगी आग, मची अफरा तफरी। गढ़वा जिले में खड़े ट्रक और ट्रांसफार्मर में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। भीषण गर्मी को आग लगने का कारण माना जा रहा है। नगर उंटारी थाना क्षेत्र के कोईदी गांव में शुक्रवार सुबह उस वक्त हड़कंप मच गया जब सड़क किनारे खड़े एक ट्रक में अचानक भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग ने पूरे ट्रक को अपनी चपेट में ले लिया और कुछ ही देर में ट्रक जलकर पूरी तरह खाक हो गया। घटना सुबह करीब 5 बजे की बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार ट्रक में ब्लीचिंग पाउडर लोड था, जिसे रेणुकूट से जालेश्वर ले जाया जा रहा था। ट्रक चालक अलीमान अंसारी ने बताया कि उसकी तबियत खराब होने के कारण उन्होंने रात में ही अपने मालिक को इसकी सूचना दे दी थी। मालिक ने कहा था कि यदि तबीयत ठीक लगे तो निकल जाना, अन्यथा सुबह दूसरा ड्राइवर भेज दिया जाएगा। इसके बाद चालक ट्रक को सड़क किनारे खड़ा कर अपने घर चला गया था। सुबह अचानक ट्रक में आग लगने की सूचना से गांव में अफरा तफरी मच गई। स्थानीय ग्रामीण मौके पर पहुंचे और आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन आग इतनी भयावह थी कि कोई भी ट्रक के पास नहीं जा सका। बाद में सूचना मिलने पर अग्निशमन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। हालांकि तब तक पूरा ट्रक जलकर राख हो चुका था। आग लगने के कारणों को अब तक पता नहीं चल पाया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। वहीं दूसरी ओर गढ़वा जिला मुख्यालय के टाउन हॉल के पास रात में एक ट्रांसफार्मर में आग लग गई, जिसे समय रहते बुझा दिया गया और बड़ा हादसा टल गया।
झारखंड के प्राथमिक शिक्षकों की बड़ी जीत, मिलेगा 16,290 न्यूनतम वेतन, एमएससीपी पर 4 महीने में निर्णय का आदेश। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने राज्य के प्राथमिक शिक्षकों के पक्ष में 2 बेहद महत्वपूर्ण आदेश जारी किए हैं। पहले मामले में जामताड़ा जिले के 84 शिक्षकों की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि प्राथमिक स्कूलों में कार्यरत सहायक शिक्षकों को एमएससीपी योजना का लाभ देने पर 16 सप्ताह के भीतर अंतिम निर्णय लिया जाए। याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ताओं ने दलील दी कि राज्य के अल्पसंख्यक व आवासीय विद्यालयों और पड़ोसी राज्य बिहार के शिक्षकों को ये लाभ पहले से मिल रहा है, जबकि प्राथमिक शिक्षकों को इससे वंचित रखा गया है। सरकार द्वारा आश्वासन के बावजूद कोई ठोस कदम न उठाए जाने पर कोर्ट ने स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव को इस समय सीमा के भीतर प्रक्रिया पूरी करने का आदेश देकर याचिका को निष्पादित कर दिया। दूसरे बड़े फैसले में हाईकोर्ट ने पूर्वी सिंहभूम जिले के 80 प्रशिक्षित प्राथमिक शिक्षकों की याचिका को स्वीकार कर लिया है। कोर्ट ने इन शिक्षकों को 16,290 रुपए मासिक न्यूनतम वेतन देने का आदेश जारी किया है। राहत पाने वाले ये सभी याचिकाकर्ता मैट्रिक और इंटरमीडिएट प्रशिक्षित शिक्षक हैं, जो वर्ष 2006 से पहले सेवा में शामिल हुए थे। कोर्ट के इन दोनों फैसलों को झारखंड के प्राथमिक शिक्षकों के लिए एक बड़ी जीत के रूप में देखा जा रहा है, जिससे उन्हें लंबे समय से लंबित वित्तीय लाभ और वेतन विसंगतियों से राहत मिलेगी। कांके में बनेगा झारखंड का सबसे बड़ा अस्पताल, 4,149 करोड़ से तैयार होगा रिम्स 2। झारखंड में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। राज्य योजना प्राधिकृत समिति ने स्वास्थ्य विभाग की 6 बड़ी परियोजनाओं के लिए 5,917 करोड़ रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। समिति की अध्यक्षता विकास आयुक्त ने की। अब इन योजनाओं को कैबिनेट की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। कैबिनेट से स्वीकृति मिलने के बाद निर्माण कार्य शुरू होगा। इन परियोजनाओं में सबसे बड़ी योजना रिम्स 2 अस्पताल की है। इसके निर्माण पर 4,149 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। नया रिम्स 2 अस्पताल 2800 बेड का होगा। इसमें एमबीबीएस, पीजी मेडिकल और सुपर स्पेशलिटी की 200 सीटें होंगी। सरकार का मानना है कि इसके बनने से रिम्स पर मरीजों का दबाव कम होगा और गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए लोगों को दूसरे राज्यों में कम जाना पड़ेगा। श्रावणी मेले से पहले नंदन पहाड़ का सौंदर्यीकरण की योजना, पर्यटन बढ़ाने और सुरक्षा मजबूत करने पर प्रशासन का जोर। देवघर को राष्ट्रीय स्तर के पर्यटन शहर के रूप में विकसित करने की दिशा में जिला प्रशासन सक्रिय है। बाबा बैद्यनाथ धाम के साथ साथ जिले के अन्य प्रमुख पर्यटन स्थलों को भी आकर्षक और सुरक्षित बनाने की योजना पर काम चल रहा है। इसी क्रम में नंदन पहाड़ और डिग्रिया पहाड़ के सौंदर्यीकरण की व्यापक तैयारी शुरू कर दी गई है। श्रावणी मेले से पहले विकास कार्य की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने का लक्ष्य है। नंदन पहाड़ देवघर का एक महत्वपूर्ण धार्मिक, पौराणिक और प्राकृतिक पर्यटन स्थल है। मान्यता है कि भगवान भोलेनाथ के वहां नंदी महाराज का निवास स्थान था। पौराणिक कथाओं के अनुसार नंदी महाराज और रावण के बीच युद्ध भी इसी स्थान पर हुआ था। यहां स्थापित नंदी महाराज की प्रतिमा श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है। अनियंत्रित ट्रक ने 3 गाड़ियों को मारी टक्कर, फिर वन विभाग परिसर में जा घुसा। खरसावा जिले के कांड्रा थाना क्षेत्र स्थित कांड्रा मोड़ पर गुरुवार देर रात एक बड़ा सड़क हादसा होते होते टल गया। तेज रफ्तार ट्रक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खड़ी कई गाड़ियों को टक्कर मारते हुए वन विभाग की बाउंड्री वॉल तोड़कर परिसर के अंदर जा घुसा। हादसे के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। जानकारी के अनुसार ट्रक कांड्रा मोड़ से गुजर रही थी। इसी दौरान चालक को अचानक नींद आने से वाहन पर उसका नियंत्रण बिगड़ गया। अनियंत्रित ट्रक ने सड़क किनारे खड़ी ऑल्टो, स्कॉर्पियो और अर्टिगा को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि तीनों गाड़ियां बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। हादसे के बाद भी ट्रक नहीं रुका और सीधे वन विभाग की बाउंड्री वॉल तोड़ते हुए परिसर के अंदर घुस गया। तेज आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और घटना की जानकारी पुलिस को दी। गनीमत रही कि जिस समय हादसा हुआ उस वक्त क्षतिग्रस्त वाहनों में कोई मौजूद नहीं था। इससे बड़ी जनहानि टल गई। हालांकि दुर्घटना में लाखों रुपए के नुकसान की बात कही जा रही है। घटना के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। सूचना मिलने पर कांड्रा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और क्षतिग्रस्त वाहनों को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। पुलिस फरार चालक की तलाश में जुटी है। साथ ही ट्रक मालिक और हादसे के कारणों की भी जांच की जा रही है। राज्यसभा की 26 सीटों पर 18 जून को चुनाव। खड़गे, दिग्विजय समेत 24 सांसदों का जून जुलाई में रिटायरमेंट। 2 सीटों पर उपचुनाव भी। राज्यसभा की 26 सीटों पर आगामी 18 जून को चुनाव होने जा रहे हैं। जून और जुलाई के महीने में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह समेत कुल 24 राज्यसभा सांसदों का कार्यकाल समाप्त हो रहा है, जिसके कारण ये सीटें खाली हो रही हैं।
इसके अलावा 2 अन्य सीटों पर उपचुनाव भी इसी तारीख को आयोजित किए जाएंगे, जिससे कुल सीटों की संख्या 26 हो जाती है। इस चुनाव के जरिए संसद के उच्च सदन में राजनीतिक समीकरणों में बदलाव देखने को मिल सकता है। रिटायर होने वाले नेताओं में कई बड़े और अनुभवी नाम शामिल हैं, जिससे विभिन्न राजनीतिक दलों के बीच अपनी सीटें बरकरार रखने और नए चेहरों को मौका देने की होड़ तेज हो जाएगी। सभी दलों ने इस चुनाव को लेकर अपनी रणनीतियां बनानी शुरू कर दी हैं, ताकि सदन में अपनी स्थिति को मजबूत किया जा सके। नवादा गिरिडीह के बीच दौड़ेगी ट्रेन, 130 किलोमीटर नई रेल लाइन को हरी झंडी, जुड़ेंगे दर्जनों इलाके, व्यापार यात्रियों को मिलेगा बड़ा फायदा। नवादा और गिरिडीह के बीच 130 किलोमीटर लंबी नई रेल लाइन के निर्माण को हरी झंडी मिल गई है, जो इस क्षेत्र के विकास में एक मील का पत्थर साबित होगी। इस नई रेल परियोजना के शुरू होने से दोनों जिलों के बीच के दर्जनों ग्रामीण और शहरी इलाके पहली बार सीधे रेल नेटवर्क से जुड़ सकेंगे। इस रूट के बन जाने से स्थानीय यात्रियों को आवागमन के लिए एक सस्ता, सुरक्षित और सुगम विकल्प मिलेगा, जिससे लंबे समय से चली आ रही परिवहन की समस्या दूर होगी। यात्रियों की सुविधा के साथ साथ ये रेल लाइन क्षेत्र के व्यापार और आर्थिक परिदृश्य को बदलने में भी बेहद मददगार साबित होगी। दोनों शहरों के बीच सीधा संपर्क स्थापित होने से माल ढुलाई आसान हो जाएगी, जिससे स्थानीय व्यापारियों और किसानों को अपने उत्पादों को बड़े बाजारों तक पहुंचाने में मदद मिलेगी। कुल मिलाकर ये परियोजना न केवल यातायात को रफ्तार देगी, बल्कि पूरे क्षेत्र में रोजगार और व्यापार के नए अवसरों को भी खोलेगी। पीएम मोदी को झालमुड़ी खिलाने वाले दुकानदार को मिल रही धमकियां, पाकिस्तान बांग्लादेश से आ रहे फोन, वीडियो कॉल में कहा दुकान बम से उड़ा देंगे। पश्चिम बंगाल के झाड़ग्राम में झालमुड़ी बेचने वाले विक्रम साहब को जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। विक्रम की दुकान से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंगाल चुनाव प्रचार के दौरान झालमुड़ी खरीद कर खाई थी। इस घटना के बाद विक्रम साहब चर्चा में आ गए थे। विक्रम ने बताया कि उन्हें पाकिस्तान और बांग्लादेश से फोन कॉल आ रहे हैं। कॉल करने वाले लोग उनकी दुकान बनाने की धमकी दे रहे हैं। विक्रम ने बताया कि एक वीडियो कॉल में कुछ लोग उन्हें हथियार भी दिखा रहे थे। इसके चलते वे और उनका परिवार काफी तनाव में हैं। पीएम मोदी ने 20 अप्रैल को चुनाव प्रचार के दौरान झाड़ग्राम में चुनावी रैली की थी। रोड शो के दौरान उन्होंने विक्रम साहब की दुकान से झालमुड़ी खरीद कर खाई थी। पीएम ने विक्रम से हुई इस मुलाकात का करीब 40 सेकंड का वीडियो और फोटोज अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर की थी। नवीन केडिया ने इंग्लैंड जाने की मांगी अनुमति। झारखंड शराब घोटाले के आरोपी नवीन केडिया ने एसीबी कोर्ट से इंग्लैंड जाने की इजाजत मांगी है, जिस पर सोमवार 25 मई को कोर्ट में सुनवाई होगी। नवीन केडिया ने लंदन में अपने बेटे के ग्रेजुएशन सेरेमनी में शामिल होने, हेल्थ चेकअप कराने समेत कई बातों का जिक्र किया है। उसने एसीबी की विशेष कोर्ट में याचिका दाखिल कर 1 जून से 23 जुलाई तक के लिए इंग्लैंड जाने की इजाजत मांगी है। गौरतलब है कि झारखंड हाईकोर्ट ने नवीन केडिया को जमानत दे दी थी, जिसके बाद वे जेल से बाहर हैं। जमानत की शर्त के अनुसार उन्होंने अपना पासपोर्ट एसीबी कोर्ट में जमा करा दिया है। नवीन केडिया ने विदेश यात्रा के लिए पासपोर्ट वापस लौटाने का आग्रह किया है। बता दें कि एसीबी ने 11 मार्च को नवीन केडिया को गिरफ्तार किया था। वो छत्तीसगढ़ के दुर्ग का निवासी है। उन पर झारखंड में निम्न गुणवत्ता वाली देशी शराब की आपूर्ति करने का आरोप है। मामले में एसीबी ने आईएएस विनय चौबे सहित कई लोगों को गिरफ्तार किया था, जिनमें से अधिकांश लोगों को जमानत मिल चुकी है। रांची के चेशायर होम रोड स्थित टेंट हाउस में लगी भीषण आग, लाखों के सामान जलकर राख। रांची के बरियातू के चेशायर होम रोड स्थित टेंट हाउस गोदाम में शुक्रवार सुबह भीषण आग लग गई। आग की लपटें इतनी भयावह थी कि गोदाम में रखे लाखों के सामान जलकर राख हो गए। मौके पर जब फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियां पहुंची, तब जाकर आग पर काबू पाया गया। घटना के बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। हालांकि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुई है। टेंट हाउस गोदाम में आग लगने के बाद चेशायर होम रोड को बंद कर दिया गया। आवागमन बाधित रहा। दमकल की गाड़ियां काफी घंटे तक आग बुझाने में जुटी रही। भीषण गर्मी के कारण भी आग तेजी से फैल गई। हालांकि आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका है। स्थानीय लोगों की तत्परता से बड़ा हादसा होने से टल गया, क्योंकि चारों तरफ मकान बने हुए हैं जहां लोग रहते हैं। स्थानीय लोगों ने भी अपने घरों के ऊपर से पानी की बौछार लगातार करते रहे, ताकि आग घरों तक न फैले। इस तरह की घटना पहले भी हो चुकी है। बावजूद यहां पानी या फायर सेफ्टी की कोई व्यवस्था नहीं है। रांची में जनगणना कार्यों की केंद्रीय टीम ने की सराहना, कहा तय मानकों के अनुरूप हो रहा कार्य। भारत की जनगणना 2027 के प्रथम चरण के तहत चल रहे मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना कार्य को लेकर रांची जिला प्रशासन की तैयारियों और कार्य निष्पादन की केंद्रीय टीम ने सराहना की है। गृह मंत्रालय, भारत सरकार के अपर महारजिस्ट्रार एवं जनगणना कार्य निदेशालय झारखंड के निदेशक सह मुख्य प्रधान जनगणना पदाधिकारी सुनील कुमार ने कहा कि रांची जिले में जनगणना का कार्य प्रभावशाली, सुव्यवस्थित और निर्धारित मानकों के अनुरूप किया जा रहा है। रांची दौरे के दौरान अपर महारजिस्ट्रार सुनील कुमार ने प्रधान जनगणना पदाधिकारी सह उपायुक्त रांची मंजूनाथ भजंत्री से मुलाकात की। इस दौरान उपायुक्त भजंत्री ने उन्हें शॉल एवं मोमेंटो देकर सम्मानित किया। इस मौके पर जिला सांख्यिकी पदाधिकारी सह उप जिला जनगणना पदाधिकारी शेषनाथ बैठा समेत अन्य संबंधित अधिकारी भी मौजूद रहे।
केंद्रीय टीम ने 19 से 21 मई 2026 तक रांची जिले के विभिन्न क्षेत्रों का निरीक्षण किया। टीम ने विशेष रूप से ओरमांझी, नामकुम और कांके प्रखंड के सुदूर ग्रामीण इलाकों का दौरा कर वहां चल रहे जनगणना कार्यों का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान प्रगणकों द्वारा तैयार किए गए नजरी नक्शों का मिलान किया गया तथा कई तकनीकी और प्रक्रियात्मक बिंदुओं पर उनसे सवाल पूछे गए। बेटी को लेकर घर लौट रही महिला से बारीडीह में चेन छिनतई, पीछा करने पर बदमाशों ने दिखाई पिस्तौल। जमशेदपुर के बारीडीह स्थित विजया गार्डन जाने वाली सड़क पर गुरुवार रात एक महिला से बदमाशों ने चेन छिनतई की घटना को अंजाम दिया। पल्सर बाइक पर सवार दो बदमाशों ने स्कूटी से घर लौट रही महिला के गले से चेन छीन ली। महिला ने पीछा करने की कोशिश की तो अपराधियों ने पिस्तौल दिखाकर जान से मारने की धमकी दी और फरार हो गए। घटना के बाद बिरसा नगर थाना पुलिस जांच में जुट गई है। पीड़ित महिला ने पुलिस को बताया कि वो अपनी बेटी को लेकर स्कूटी से घर वापस लौट रही थी। इसी दौरान पल्सर बाइक पर सवार दो युवक उनके बराबर आकर चलने लगे। अचानक पीछे बैठे बदमाश ने महिला के गले से चेन झपट ली और बाइक तेजी से आगे बढ़ा दी। इस दौरान महिला ने हिम्मत दिखाते हुए स्कूटी से बदमाशों का पीछा करने की कोशिश की। तभी बाइक पर पीछे बैठे अपराधी ने पिस्तौल निकालकर उन्हें धमकाया और पीछा करने पर गोली मारने की बात कही। हथियार देखकर महिला डर गई और कहीं रुक गई। इसके बाद दोनों बदमाश मौके से फरार हो गए। दूसरी ओर घटना की सूचना मिलते ही बिरसा नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले गए। पुलिस का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अपराधियों की पहचान कर जल्द गिरफ्तारी की जाएगी। 22,69,000 के ट्रेजरी गबन पर शिकंजा, खूंटी में लेखपाल और शुभम कुमार पर एफआईआर। खूंटी जिले में सरकारी ट्रेजरी से जुड़े कथित गबन मामले में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक लेखपाल और शुभम कुमार नामक व्यक्ति के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। आरोप है कि सरकारी राशि में से करीब 22,69,000 रुपए अवैध तरीके से शुभम कुमार के बैंक खाते में ट्रांसफर किए गए। इस मामले का खुलासा जिला प्रशासन द्वारा गठित त्रिस्तरीय जांच टीम की रिपोर्ट के बाद हुआ। जांच टीम में मजिस्ट्रेट विपिन चंद्र विश्वास, ट्रेजरी ऑफिसर शिव कुमार सिंह और अपर समाहर्ता स्तर के अधिकारियों को शामिल किया गया था। टीम ने अपनी जांच में वित्तीय अनियमितताओं और सरकारी प्रक्रिया के उल्लंघन की पुष्टि की। जांच रिपोर्ट जिला प्रशासन को सौंपे जाने के बाद उपायुक्त सौरभ कुमार भुवानिया के निर्देश पर संबंधित लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। प्रशासन का कहना है कि सरकारी धन के दुरुपयोग के मामले में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। खूंटी उपायुक्त सौरभ कुमार भुवानिया ने कहा कि जांच रिपोर्ट के आधार पर दोषियों की पहचान कर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। वहीं पुलिस अधीक्षक ऋषभ गर्ग ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज होने के बाद पुलिस ने मामले की जांच तेज कर दी है। बैंक खातों और ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड्स की जांच कर पूरे नेटवर्क और संभावित साजिश की पड़ताल की जा रही है। डीएवी कपिल देव स्कूल के पूर्व प्राचार्य को यौन उत्पीड़न मामले में 3 साल की सजा, 10,000 का जुर्माना। रांची के कटरू स्थित डीएवी कपिल देव स्कूल के पूर्व प्राचार्य मनोज कुमार सिन्हा को 3 साल पुराने छेड़छाड़ और यौन उत्पीड़न मामले में अदालत ने दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है। अपर न्यायायुक्त अरविंद कुमार संख्या 2 की अदालत ने शुक्रवार को फैसला सुनाते हुए आरोपी को 3 साल की सजा और 10,000 रुपए जुर्माना लगाया। फिलहाल आरोपी न्यायिक हिरासत में रहते हुए ट्रायल का सामना कर रहा है। मामला मई 2022 का है। अरगोड़ा थाने में दर्ज प्राथमिकी के अनुसार पीड़िता ने आरोप लगाया था कि तत्कालीन प्राचार्य मनोज कुमार सिन्हा स्वास्थ्य जांच के बहाने उन्हें अपने कमरे में बुलाते थे। इस दौरान उनके साथ अभद्र व्यवहार किया जाता था और अनुचित दबाव बनाया जाता था। शिकायत दर्ज होने के बाद आरोपी फरार हो गया था। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज होने के 4 दिन बाद आरोपी को जमशेदपुर के टेल्को थाना क्षेत्र से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। मामले में 18 जनवरी 2025 को आरोप तय किए गए, जिसके बाद अदालत में सुनवाई आगे बढ़ी। इस दौरान आरोपी को नवंबर 2022 में हाईकोर्ट से जमानत मिली थी। बाद में पीड़िता की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए झारखंड हाईकोर्ट ने 20 जून 2025 को आरोपी की जमानत रद्द कर दी थी। इसके खिलाफ मनोज कुमार सिन्हा ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, लेकिन वहां से भी उन्हें राहत नहीं मिली। शीर्ष अदालत ने हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए 1 सप्ताह के भीतर निचली अदालत में सरेंडर करने का निर्देश दिया था। इसके बाद से वो जेल में बंद है। मूक योद्धा को सलाम। सीआरपीएफ 174 बटालियन के खोजी कुत्ता को चाईबासा में दी गई श्रद्धांजलि। चाईबासा पुलिस लाइन उस वक्त भावुक हो उठा जब नक्सल विरोधी अभियान में शहीद हुए सीआरपीएफ 174 बटालियन के खोजी कुत्ते को पूरे सम्मान के साथ अंतिम सलामी दी गई। जवानों ने मौन रखकर श्रद्धांजलि दी, पुष्प चक्र अर्पित किए और उस मूक योद्धा को याद किया जिसने सारंडा और कोल्हान के दुर्गम जंगलों में कई बार अपनी जान जोखिम में डालकर जवानों को सुरक्षित रास्ता दिखाया। दरअसल नक्सल प्रभावित इलाकों में चलने वाले अभियानों में खोजी कुत्ते सुरक्षा बलों की पहली सुरक्षा ढाल माने जाते हैं। जंगलों में माओवादियों द्वारा बिछाए गए आईडी और लैंडमाइन का पता लगाने की जिम्मेदारी इन्हीं पर होती है।
दस्ते के सबसे आगे चलने के कारण खतरा भी सबसे ज्यादा इन्हीं पर रहता है। कई बार विस्फोट की चपेट में आकर ये श्वान जवानों की जगह खुद शहीद हो जाते हैं। इस श्रद्धांजलि सभा में मौजूद अधिकारियों ने कहा कि श्वान दस्ते का हर सदस्य सिर्फ प्रशिक्षित जानवर नहीं बल्कि सुरक्षा बल का एक योद्धा होता है। सीआरपीएफ 174 बटालियन के कमांडेंट ने कहा कि इन खोजी कुत्तों ने कई अभियानों में समय रहते विस्फोटकों का पता लगाकर सैकड़ों जवानों की जान बचाई है। उनका बलिदान बल कभी नहीं भूलेगा। अनाथ बेटी की शादी के लिए ग्रामीण हुए एकजुट, पर्यावरणविद और मुखिया ने उठाया शादी का खर्च। पलामू जिले के नक्सल प्रभावित छत्तरपुर के पाटादोहर के ग्रामीणों ने आपसी एकजुटता की मिसाल कायम की है। ग्रामीणों ने एकजुट होकर गांव की एक अनाथ बेटी की शादी करवाई है। इस शादी का खर्च पर्यावरणविद कौशल किशोर जायसवाल और मुखिया पूनम जायसवाल ने उठाया है। पाटादोहर की रहने वाली बरती कुमारी के माता पिता नहीं है। ग्रामीणों ने आपसी बैठक की और बरती कुमारी की शादी छतरपुर के इलाके के रहने वाले अर्जुन सिंह के साथ तय की। ग्रामीणों ने आपसी एकजुटता से लड़की की शादी करने का निर्णय लिया था। इसके बाद बरती और अर्जुन की शादी करवाई गई। शादी का खर्च विश्वव्यापी पर्यावरण संरक्षण अभियान के कौशल किशोर जायसवाल और उनकी पत्नी मुखिया पूनम जायसवाल ने उठाया। दोनों ने खुद शादी समारोह में भाग लिया और नव दंपत्ति को आशीर्वाद दिया। इस दौरान कौशल किशोर जायसवाल ने नव दंपत्ति को अमरूद और कपूर के पौधे को भेंट के रूप में दिया। कौशल किशोर जायसवाल ने बताया कि ग्रामीणों ने एकजुट होकर शादी करवाने का निर्णय लिया था। सभी ग्रामीणों के सहयोग से शादी करवाई गई है। पलामू के अधौरा व सराय डी स्वास्थ्य केंद्रों के निर्माण के लिए 27,73,000 की अतिरिक्त राशि जारी। झारखंड सरकार के स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग ने पलामू जिले के 2 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के निर्माण के लिए अतिरिक्त बजटीय राशि को मंजूरी दे दी है। ये राशि वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए जारी की गई है। जानकारी के अनुसार प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र अधौरा और सरायडीह के भवन निर्माण कार्य की लागत में करीब 6% की वृद्धि हुई है। इस कारण दोनों परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त राशि स्वीकृत की गई है। अधौरा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की मूल प्रशासनिक स्वीकृति 2 करोड़ 30 लाख रुपए थी। अब इसमें 13,86,568 रुपए की अतिरिक्त राशि जोड़ दी गई है, जिससे कुल लागत 2 करोड़ 43,86,568 रुपए हो गई है। छत्तीसगढ़ की भाजपा नेत्री से दिल्ली में रेप। झारखंड के कारोबारी ने निवेश के नाम पर नजदीकियां बढ़ाई। 2.5 करोड़ ठगे, रेप ब्लैकमेलिंग का केस दर्ज। छत्तीसगढ़ की एक भाजपा नेत्री से दिल्ली में रेप और 2.5 करोड़ रुपए की ठगी का एक गंभीर मामला सामने आया है। आरोप झारखंड के एक कारोबारी पर लगा है, जिसने पीड़िता से बिजनेस में निवेश के नाम पर नजदीकियां बढ़ाई थी। महिला का आरोप है कि आरोपी ने दिल्ली के एक होटल में नशीला पदार्थ पिलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया और उसकी आपत्तिजनक तस्वीरें व वीडियो बना ली। इसके बाद वो इन तस्वीरों के जरिए पीड़िता को ब्लैकमेल करने लगा और अलग अलग किस्तों में करीब 2.5 करोड़ रुपए ठग लिए। परेशान होकर पीड़िता ने दिल्ली के चाणक्यपुरी थाने में आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने बलात्कार, ब्लैकमेलिंग और धोखाधड़ी की धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। राजनीतिक गलियारों से जुड़ी इस घटना ने सोशल मीडिया और मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर काफी सुर्खियां बटोरी हैं और पुलिस आरोपी की तलाश में छापेमारी कर रही है। मेहजाम चितरंजन में पुलिस का एक्शन। 24 घंटे में स्नैचर और वाहन चोर दोनों गिरफ्तार। झारखंड पश्चिम बंगाल सीमा पर स्थित मिहिजाम और चितरंजन रेल नगरी क्षेत्र में सुरक्षा बलों ने अपराधियों के खिलाफ बड़ी संयुक्त कार्रवाई करते हुए 24 घंटे के भीतर छिनतई और वाहन चोरी की 2 अलग अलग घटनाओं का खुलासा किया। इस अभियान में मिहिजाम पुलिस, उनके विशेष दस्ते मोबाइल टाइगर और आरपीएफ की टीम ने मिलकर त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपियों तक पहुंच बनाई। पहली घटना 19 मई की शाम की है। चितरंजन रेल नगरी के R7 बाजार से सटे 38 नंबर रोड पर 60 वर्षीय रीता देवी दूध लेकर घर लौट रही थी। इसी दौरान पैदल आए 2 युवकों ने उनके गले से सोने का हार झपट लिया और मौके से फरार हो गए। आमतौर पर बाइक से होने वाली ऐसी घटनाओं में अपराधियों का पैदल होना पुलिस के लिए भी चौंकाने वाला था। मामले की गंभीरता को देखते हुए चितरंजन पुलिस ने तकनीकी जांच शुरू की। जांच के दौरान मिहिजाम पुलिस के खुफिया नेटवर्क से महत्वपूर्ण जानकारी मिली। इसके आधार पर चितरंजन पुलिस ने मिहिजाम पुलिस के सहयोग से कानगोई निवासी 26 वर्षीय अरुण प्रसाद के घर पर छापेमारी की। पूछताछ में आरोपी ने अपराध स्वीकार कर लिया। उसने पुलिस से बचने के लिए सोने का हार अपने घर में रखे गोईठे के ढेर में छिपा दिया था, जिसे पुलिस ने बरामद कर लिया। मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि उसके दूसरे साथी की तलाश में लगातार छापेमारी की जा रही है। इसी तरह और भी खबरों से अपडेट रहने के लिए न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।